अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारी कायनात में एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जो शायद इंसान ने पहली मर्तबा दरियाफ्त किया। इससे पहले हमने अपनी कायनात में ऐसी कोई चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, उसका मुशाहिदा नहीं किया। ये ऑब्जेक्ट है एक तारीक सितारा, जी हाँ, डार्क स्टार। इस सितारे का फ़र्क आम सितारों से कुछ इस तरह है कि आम सितारे फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी हासिल करते हैं और रोशन होते हैं, लेकिन ये सितारा डार्क मैटर से बना हुआ है। इस सितारे को एनालाइज करके, इसे देखकर, इसे समझकर हम कायनात में बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं जो इससे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारे मुशाहिदे में मौजूद नहीं थी। अगर कायनात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो वो हिस्से कुछ यूं होंगे। मैं बात कर रहा हूं डार्क एनर्जी की, डार्क मैटर की और विजिबल मैटर की। विजिबल मैटर हमारी कायनात का सिर्फ 5% है। मैं, आप, ये मेज़, ये सितारा, ये सियारा, ब्लैक होल्स, ये सारे के सारे अज्जा, ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें नज़र आते हैं, चाहे ज़मीन पर चाहे खला में, वो विजिबल मैटर से बने हुए हैं। लेकिन उसके अलावा डार्क मैटर हमारी कायनात का 24% बनाता है, जिसके बारे में हमें अभी ज़्यादा मालूम नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये सितारा डार्क मैटर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कैसे, बहुत कम जानकारी इसके बारे में हमें मालूम है। और फिर आती है डार्क एनर्जी जो कि हमारी कायनात को आहिस्ता आहिस्ता खोलती जा रही है। डार्क एनर्जी हमारी कायनात का 71% बनाती है। तो चलते हैं डार्क मैटर की तरफ, क्योंकि डार्क मैटर इनविजिबल है। हमें डार्क मैटर के बारे में कुछ खास मालूम नहीं। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर एक चीज़ के बारे में हम जानते नहीं तो हमें पता कैसे है कि ये चीज़ मौजूद है। तो उसके बारे में, इस तारीख के बारे में सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि जब हम गैलेक्सीज़ की रोटेशन देखते थे और उसका मैस, उसका वज़न देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि गैलेक्सीज़ तेज़ी से घूम रही हैं। उनका मैस तो कम है, लेकिन वो घूम बहुत तेज़ी से रही हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी खुफिया चीज़ है उनके गिर्द जिसे हम देख नहीं सकते, हम अपनी आंख से या इंस्ट्रूमेंट्स की आंख से देख नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है और उसे ही डार्क मैटर कहा जाता है। उसके ज़रिए हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि आखिर गैलेक्सीज इतनी तेज़ क्यों घूम रही। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सितारे डार्क मैटर से बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं और वो आम सितारों से मिलियंस ऑफ टाइम्स मैस में ज़्यादा होते हैं। तो वो बिलियंस ऑफ टाइम उनकी रोशनी ज़्यादा होती है, लेकिन मिलियंस ऑफ टाइम उनका मैस ज़्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सितारे, तारीक सितारे, डार्क मैटर्स से बने हुए सितारे बनते कैसे हैं। इसके लिए बहुत सी सिमुलेशंस की गई। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक चीज़ देखी और उसे तारीक सितारा कह दिया, बल्कि जिस तरीके से आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशंस में हमें बताया था कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है और हमने ब्लैक होल को देख लिया, इसी तरीके से आइंस्टाइन ने यह भी बताया है कि वाइट होल भी एग्जिस्ट करता है, जिसे आज तक हम देख नहीं सके। लेकिन मैथमेटिक्स हमें यह बताता है कि वाइट होल भी एग्जिस्ट करता है, जो हर चीज़ को अपने आप से दूर फेंकता है। जिस तरीके से ब्लैक होल हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, वो दूर फेंकता है। हमारा मैथमेटिक्स, हमारी इक्वेशंस, हमारी सिमुलेशंस पुकार पुकार कर इस बात की गवाही दे रही थी कि डार्क स्टार्स हमारी कायनात में मौजूद हैं, लेकिन आज तक हमें डार्क स्टार्स मिले नहीं हैं। अगर हम हिस्ट्री में उस जगह की तरफ गौर से देखें जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स बन रहे हैं बिग बैंग के बाद, वहां आपको डार्क मैटर से भरी हुई स्पेसेस भी नजर आते हैं। और ये वो जगह है जहां पर हीलियम, हाइड्रोजन के क्लाउड भी मौजूद हैं, डार्क मैटर भी मौजूद है, और वहां पर ये सितारे बनने जा रहे हैं। ये इंकशाफ सबसे पहले एक रिसर्च पेपर में हुआ और उस रिसर्च पेपर को मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इसे पब्लिश किया गया और इसे बताया गया कि हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप से 3 बहुत दूर के, माजी में बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स देखे। शुरू में साइंसदानों का ये ख्याल था कि शायद ये गैलेक्सीज हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता डेटा के साथ ये बात वाज़ेह होती गई कि ये बहुत बड़े सुपर मैसिव डार्क स्टार्स हैं।
ان پر بہت زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس وقت بھی ان پر کئی ریسرچ ٹیمز کام کر رہی ہیں کہ وہ ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ جب ہماری کائنات بنی، جب بگ بینگ ہوا اور ہماری کائنات مارز وجود میں آئی، اس سے تقریباً 100 ملین، اگر 10 ملین کی بات کریں تو 1 کروڑ، 100 ملین کا مطلب ہے تقریباً 10 کروڑ سال کے بعد ستارے مارز وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر 2 تھیریز کار فرما ہے۔ پہلی تھیری یہ کہتی ہے کہ یہ پاپولیشن 3 سٹارز تھے جو کہ ویزیبل میٹر سے بنے ہوئے، یعنی کہ اس وقت کیونکہ ہماری کائنات تازہ نئی بنی تھی، بچہ تھی، تو ہماری کائنات میں ہیوی میٹلز موجود نہیں تھے۔ ہماری کائنات میں ہیلیم تھی اور ہائیڈروجن تھی، 2 بہت ہی بیسک قسم کے ایلیمنٹس تھے، اور ان کی مدد سے جب نیوکلیئر ریئیکشن ہوا تو وہاں سے بنے پہلے ستارے جنہیں پاپولیشن 3 سٹارز کہا جاتا ہے، اور ان کا بنانے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہیلیم اور ہائیڈروجن ہے۔ جبکہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ نیون، کاربن، آکسیجن، سلیکون، آئرن، نکل، ہیوی میٹلز ان ستاروں میں بننا شروع ہو گئے۔ لیکن سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے، اور میں آپ کو یہ ریسرچ بھی دکھا رہا ہوں کہ ہیوی میٹلز کیوں نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت کائنات بہت چھوٹی تھی عمر میں، اور ہیوی میٹلز بڑے ایلیمنٹس اس وقت تک بنے نہیں تھے۔ تو آپ اس ریسرچ پیپر میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسری تھیری یہ کہتی ہے، جو کہ کیتھرین فریز 2008 میں اپنی سیمولیشن سے ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سی سیمولیشنز کی اور ان کی بدولت انہوں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس پاپولیشن 3 کے سٹارز، ویزیبل لائٹ کے عام ستاروں کی طرح کے سٹار، جس طرح کا ہمارا سورج ہے، اس قسم کے ستارے پیدا ہوں، بلکہ یہ بھی پاسبل ہے کہ اس وقت کائنات کے شروع کے ادوار میں ڈارک میٹر سے بنے ہوئے سٹارز موجود ہوں۔ ڈارک میٹر الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور کسی قسم کی بھی سگنلنگ سے انٹریکٹ نہیں کرتا، تو ہم ڈارک میٹر کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن نہیں کر سکتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے، یعنی سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ڈارک میٹر بہت زیادہ گریویٹیشنل سگنیچر رکھتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈارک میٹر کہاں پہ موجود ہے، کیونکہ وہاں پر گریوٹی ویزیبل میٹر سے زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈارک میٹر کو ہم صرف سمجھنے کے لیے اس کی گریوٹی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک جگہ پر ہیلیم اور ہائیڈروجن کی کلاؤڈز موجود ہیں اور وہاں پر ڈارک میٹر کے پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز بھی موجود ہیں، تو ڈارک میٹر کے پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل آپس میں ٹکرائیں گے، انائلیٹ کریں گے، انرجی ریلیز کریں گے۔ یہاں پر ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے اس پیپر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈارک میٹر اپنی انرجی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو دے گا۔ جب وہ آپس میں انائلیٹ کریں گے تو ایک چین ریئیکشن ہوگا اور پارٹیکل ڈکے ہوگا، جو کہ ہوتا ہوتا نیوٹرینوز تک پہنچ جائے گا۔ اور نیوٹرینوز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ فردر انٹریکٹ نہیں کرتے، اس لیے اس سے آگے ڈکے ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو انرجی ان کلاؤڈز کو مل چکی ہے، ہائیڈروجن کے اور ہیلیم کے، وہ انرجی آہستہ آہستہ سٹار فارمیشن کے لیے، ڈارک سٹار فارمیشن کے لیے جو کیٹلسٹ ہے اس کا کام کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈارک سٹارز سینٹر ہیں منی ہیلوز کے۔ منی ہیلوز کیا ہیں؟ بہت بڑی گلیکسیز ہیں جو کہ ڈارک میٹر سے بنی ہوئی ہیں۔ تو جس طریقے سے ویزیبل گلیکسیز، جس طرح ہماری ملکی وے ہے، اس کے بیچ میں سپر میسو بلیک ہول ہے، اب سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ منی ہیلوز کائنات کے بننے کے 200 ملین سالوں کے بعد، یعنی تقریباً 20 کروڑ سالوں کے بعد بن چکے تھے۔ یہ جو بڑی ڈارک میٹر کی گلیکسیز ہیں جنہیں ہم منی ہیلوز کہتے ہیں، وہ بن چکی تھی، اور ان کے بیچ میں یہ ڈارک سٹارز موجود تھے، جو سپر میسو ڈارک سٹارز آج ہم ماضی میں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ ڈارک سٹارز شروع میں تو بہت چھوٹے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ ٹھنڈے ہوئے، ٹیمپریچر ان کے کم ہوئے، یہ پھیلنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ ان میں فیوژن ریئیکشن موجود نہیں تھا، تو آپ کو فوٹونز، ہائی انرجی فوٹونز یہاں سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اپنا میس اکٹھا کرتے جا رہے تھے، ان کے گرد ڈارک میٹر موجود تھا، اور یہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے تھے اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ ستارے بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے مرنا بھی ہے، کیونکہ ہمارا ستارہ، جسے ہم سورج کہتے ہیں، اس کی عمر بھی 8 ارب سال ہے۔
8 अरब साल के बाद इस सूरज ने भी अपनी मौत की तरफ जाना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन सितारों ने भी मरना है। और अब हम ये समझते हैं कि इन सितारों के मरने से सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पैदा होंगे। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के पैदा होने का मतलब यह है कि जो ब्लैक होल्स हमें कायनात के शुरू में आगाज़ में मिल रहे थे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये ब्लैक होल्स किस चीज़ से बने हुए हैं, अब साइंसदान बता सकते हैं कि ये ब्लैक होल्स डार्क स्टार्स के मरने के बाद पैदा हुए, क्योंकि ये ब्लैक होल्स बहुत बड़े थे और पॉपुलेशन 3 स्टार्स इन ब्लैक होल्स को अपने मरने के बाद बना नहीं सकती थी। तो वो स्टार्स क्योंकि बहुत छोटे थे वो नहीं बना सकते थे, लेकिन डार्क स्टार्स क्योंकि बहुत बड़े होते हैं इसलिए वो इन ब्लैक होल्स को भी जस्टिफाई करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने टोटल 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जिन्हें वो शुरू में गैलेक्सीज का दर्जा दे चुकी थी, लेकिन फिर साइंसदानों को ख्याल हुआ कि नहीं, ये गैलेक्सीज नहीं है बल्कि ये डार्क स्टार्स हैं। इनमें जो 2 डार्क स्टार्स हैं वो हमारे सूरज से तकरीबन 10 लाख गुना ज़्यादा मैस रखते हैं दोनों, यानी एक 10 लाख गुना ज़्यादा मैस रखता है और फिर दूसरा 10 लाख, जबकि एक जो तीसरा डार्क स्टार है वो तकरीबन 5 लाख गुना ज़्यादा मैस रखता है सन से, हमारे सूरज से इतना ज़्यादा मैस रखता है। मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि डार्क स्टार की फॉर्मेशन के बारे में अभी भी हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि इसकी फॉर्मेशन के दौरान एक ऐसा इवेंट आया जो आज की कायनात में हमें नज़र नहीं आता, और वो इवेंट है डार्क मैटर का और विजिबल मैटर का आपस में इंटरेक्ट करना। क्योंकि जो क्लाउड्स थे वो हाइड्रोजन और हीलियम के थे जो कि विजिबल मैटर है, और डार्क मैटर के क्लाउड्स भी वहाँ पर मौजूद थे, पार्टिकल्स मौजूद थे जिन्हें हम देख नहीं सकते, और फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है डार्क मैटर से विजिबल मैटर में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इवेंट है जिसके ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके तहत डार्क मैटर और विजिबल मैटर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर डार्क मैटर के साथ विजिबल मैटर इंटरेक्ट कर सकता है तो फिर हम उसे स्टडी कर सकते हैं, फिर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, फिर हम उसे जान सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इस पर अभी मज़ीद रिसर्च हो रही है और ये हो सकता है कि अगले आने वाले वक्तों में हमें इन डार्क मैटर से बने हुए डार्क स्टार्स के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो क्या ख्याल है आपका कि डार्क स्टार्स के साथ क्या डार्क ब्लैक होल्स भी एग्जिस्ट करते होंगे? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।